चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। ठीक है, सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन होगा बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है 5/5√2, यही है। 2 है, दूसरा में है 3√2/2√2। सी में है क्या 40/12 और डी में है √196। तो पता होना चाहिए कि 40/12 तो एक परिमेय संख्या p/q के रूप का है। काटिए तो 4 × 12 4 × 10, इसका HCF क्या होगा 1 आएगा, यानी परिमेय संख्या हो गया। ये 5 से 5 कट गया 1/√2, ये √2 से √2 कट गया तो सीधा 3 हुआ। 196 का वर्गमूल क्या होता है 14, यानी कोई भी नंबर जो सिर्फ नंबर हो वो भी एक परिमेय संख्या होती है। वैसा नंबर जो कोई भिन्न के रूप में हो वो भी एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन वैसा नंबर जिसके बट्टे में चाहे हर में या तो रूट लगा हो या कोई नंबर जो पूरा नंबर रूट के बाहर ना हो वो अपरिमेय संख्या होती है। तो हमारा अपरिमेय संख्या क्या हो गया 5/5√2, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, शून्यक बोल रहा है, इसको शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने का तरीका तो पता है। शून्य क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं शून्यकों का योग, और अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। और अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल होता है -b/a और गुणनफल क्या होता है c/a। तो देखो द्विघात समीकरण तो दे दिया है कि x² + 2x + 4, और इसका अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c कितना 4 और a कितना 1, तो 4/1 बराबर आंसर 4। 3x² + 4x + 4, इसका शून्यक अल्फा और बीटा है। पिछला क्वेश्चन में अल्फा इंटू बीटा निकालना था, यानी शून्यकों का गुणनफल निकालना था। इसमें शून्यकों का योगफल पूछ रहा है ना। देखो ना अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालने का तरीका होता है -b/a। तो माइनस और b हमारा कितना है 4 और a कितना है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा -4/3, ऑप्शन नंबर 1 होगा ना, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2x + 3y + 5, और दूसरा है कि 4x + 6y + 10। ये दो समीकरण युग्म है। तो समीकरण लिखने के लिए हम सी वाले पार्ट को बराबर की साइड भेज देते हैं। तो बराबर की साइड भेजेंगे तो ये -5 आई -10। यहाँ से a1 हमारा हो गया 2, b1 हो गया 3 और c1 हो गया -5। यहाँ से a2 हो गया 4, b2 हो गया 6 और c2 हो गया -10। कौन पूछ रहा है कि संगत है, संपाती है, समांतर है या, तो एक पता होना चाहिए। इसका कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है ना। तो ये क्या होती है प्रतिच्छेदी होती है। क्या होती है प्रतिच्छेदी रेखा होती है, और इसका सिर्फ एक हल होता है। कितना हल होता है एक। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, तो ये क्या होती है समांतर होती है कि संपाती होती है। ये क्या होती है संपाती रेखा होती है, और इसका अनेक हल होता है। क्या होता है एक होता है a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन नहीं बराबर c1/c2 के, तो ये होता है समांतर रेखा, और जिसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है ना। तो यहां से आप a1/a2 निकाल के देखिए, तो a1/a2 क्या होगा 2/4 यानी 1/2। b1/b2 निकालिए, क्या होगा 3/6 यानी 1/2। और c1/c2 निकाल के देखिए -5/-10, काट देंगे तो 1/2, यानी तीनों आपस में बराबर है। तो किस रूल को फॉलो कर रहा है संपाती रेखा। तो आंसर में क्या हो जाएगा संपाती, ऑप्शन नंबर बी। देखिए जब भी दो त्रिभुज समरूप होती है ना, तो उसकी जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजा मतलब AB का संगत भुजा DE, BC का संगत भुजा EF और AC का संगत भुजा DF, ये सब आपस में समान अनुपात में होती है। यानी AB/ इसका DE हो जाएगा, BC/ इसका EF हो जाएगा, और AC/ इसका DF हो जाएगा। ये सब आपस में क्या होती है समान अनुपात में होती है। लेकिन त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होता है। नहीं समझ में आया।
जैसे कि इसका बीसी, बीसी हमारा 2.3 है ना, और बट्टा ईएफ है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ना, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर इसका क्षेत्रफल का स्क्वायर, क्षेत्रफल का रेशियो होगा। मतलब भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसका जब इन दोनों का जो स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा, ये होगा 2.3, ये हो जाएगा ईएफ जो हमको पता करना है, ठीक है ना। ये हो जाएगा 4/5। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 2.3 गुने 5 और बट्टा 4, यही हमारा ईएफ का मान हो जाएगा। ईएफ का मान करेंगे तो 5 8 40, 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 7 5। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पे क्या होती है, तो लंब होती है। देखिए वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है ना, यह स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, यानी त्रिज्या क्या होता है, जो केंद्र से परिधि को मिलाती है, वही हमारा क्या हो जाता है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त पर जो कोई स्पर्श रेखा गुजरती है तो ये त्रिज्या के साथ क्या होती है, लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो लंब है ऑप्शन में 16 का ऑप्शन नंबर ए। 17 क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनेक खींची जा सकती है। जैसे सर्किल हो गया, इस पर स्पर्श रेखा खींचना था, देखो स्पर्श रेखा यहाँ भी खींच सकते हैं, 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 यहाँ से भी खींच सकते हैं। ये नहीं बोला कि कट करेगा रेखा, उससे मतलब नहीं है, स्पर्श रेखा खींचना है, कोई लिमिटेशन नहीं दिया है कि इस बिंदु से खींचना है। अगर सिर्फ वृत्त से खींचना, वृत्त पर स्पर्श रेखा की बात हो तो अपरिमित रूप से अनेक हम क्या कर खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकती है। 18 देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा क्या बोले हैं, उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तेरे बुर्बक, अगर स्पर्श रेखा यहां से गुजर रहा है तो एक के बिंदु को ना टच किया, अरे कोई एक स्पर्श रेखा खींचा रहा तो एक के बिंदु को ना टच किया कि दो बिंदु को कब करेगा, जब प्रतिच्छेद करेगा तब ना, एगो यहाँ काटा एगो यहाँ काटा। लेकिन स्पर्श में सिर्फ एक बिंदु को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। वृत्त की समांतर, देखो समांतर क्या बोलते हैं, समांतर वैसी रेखा को बोलते हैं जो कभी भी आपस में मिले नहीं। दो समांतर रेखा किसको बोलेंगे, जो आपस में कभी भी ना मिले। जैसे हमारी ट्रेन की पटरी देखे हैं कभी, ट्रेन की पटरी अगर हम पटना में अगर मेजरमेंट करें तो भी उतना ही होगी, और इलाहाबाद में भी मेजरमेंट करें तो भी उतना ही होगी। तो वो पटरी जो होती है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हम लोगों का समांतर रेखा समझने का। समांतर रेखा उसे बोलेंगे जो आपस में कभी मिले नहीं और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, हमेशा क्या होगा, समान होगा, उसी को बोलेंगे समांतर। और समांतर रेखा को इस तरीके से दर्शाते हैं, अगर जैसे बोले कि BC समानांतर है AD के, कोई दो रेखा है, मान ली कि BC है और ये AD है, अब बोलेंगे समानांतर है, तो समानांतर दर्शाने का ये होता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है वृत्त की समांतर कितने स्पर्श रेखा हो सकती है। देखो तो वृत्त की एक ऊपर है एक नीचे, तो मतलब समांतर होने के लिए दो रेखा होगी कि नहीं होगी, कि ज्यादा होगी, बोलो। एक वृत्त की समांतर कितनी रेखाएं हो सकती है, दो बिंदु दिया है, 0 और 0। एक बिंदु, दूसरा बिंदु कौन दिया है, 36 और 15। दोनों के बीच का क्या बोला है, दूरी। अभी क्या बोले, जब भी किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी निकालने को बोले तो चुपचाप उसका जो बिंदु दिया है ना दूसरे का, उसका क्या कर देंगे, अलग अलग स्क्वायर, यानी 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296, और 15 का 225, यही ना होता है। जोड़िए तो 6 5 11, 9 2 11, 1 12, 2 2 4 1 5, 1 1521। तो 39 का कितना का हो जाएगा, 39 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, डी। 21 नंबर में है, देखिए ये सब फॉर्मूला सब है, और ऑब्जेक्टिव में क्या है, मेनली काम फॉर्मूला पे होता है। mx2 और nx1 बट्टा m1 प्लस m2 चाहे m प्लस n। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये क्या होता है, अंतःविभाजन सूत्र का होता है। किसका होता है, बोलिए किसका होता है, my2 प्लस n y1 प्लस m प्लस n। ये होता है x का और ये होता है y निकालने का। कब कोई बिंदु किसी रेखा को अंतःविभाजन करता हो, तो इसको हम बोलते हैं विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं, अंतःविभाजन सूत्र।
संरेख बिंदु, संरेख त्रिभुज के क्षेत्रफल कितने होते हैं? तो 0। संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0। और संरेख किसको बोलेंगे? जब दो से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे हो तो उसे क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु। संरेख बिंदु और उस लाइन को बोलेंगे संरेखी रेखा। जैसे अगर त्रिभुज हमारा जो बनता है तो तीनों तो अलग अलग लाइन होता है तब ना त्रिभुज बनता है। अब जब त्रिभुज बनता है तब इसका कुछ क्षेत्रफल होता है, लेकिन जब 3 पॉइंट वो एक ही लाइन पे हो, जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? 0 ही आएगा ना, कि दूसरा आएगा? तो 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर कितना? 23 कि ax² प्लस माइनस bx है ना, माइनस bx और प्लस c बराबर 0 है। जहां a 0 के बराबर नहीं है तो x का मान क्या होगा? तो x का मान निकालना है ना, तो x का मान निकालना है तो क्या करेंगे? माइनस b प्लस माइनस रूट डी, अब बट्टा क्या होता है? 2a। जहां d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac क्या होता है? होता है ना। तो यहां से अगर a निकालना हो तो a है, b क्या है? माइनस b और c है। तो इसमें क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac। तो d निकालिए तो d क्या होगा? b² है ना, तो b क्या है? माइनस b² माइनस 4, a क्या है? a और c, तो b² माइनस 4ac है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नंबर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। इसमें माइनस छूटा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। 24वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? समानांतर श्रेणी का है ना, समानांतर श्रेणी का। समानांतर श्रेणी बताए थे। बोल रहा है कि एपी के प्रथम पद को हम ए से करते हैं डिनोट, तो ए है और पदांतर डी है, तो डी भी दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि एनमा पद, तो एनमा पद मतलब एन के बारे में पूछ रहा है, और एन निकालने का तरीका होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। दूसरा पूछ रहा है कि एपी का ए भी है डी भी है, तो एन पदों का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एन पदों का योग। 25वां नंबर क्वेश्चन। तो एन पदों का एन मतलब एस एन, और एस एन का फॉर्मूला होता है एन बट्टा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला होता है कब? जब ए एन हमको पता हो, तो एन बट्टा 2 इंटू 2a नहीं a प्लस ए एन। ठीक है, आप देख लीजिए इसमें कौन फॉर्मूला दिया हुआ है। 10 7 4 और पूछ रहा है कि इसका 30वां पद बताइए, है ना। 30वां पद बताए थे कि 30वां पद निकालने के लिए a 30 बराबर हम क्या करते हैं? उसमें a जोड़ देते हैं और 29 को d जोड़ते हैं, यानी a प्लस 29d उसको हम बोलते हैं। तो a हमारा 10 है और 29 गुने d हम निकाल लेंगे। यहाँ से d नहीं निकाल लेंगे, अगला पद में से पिछला पद को, यानी 7 माइनस 10 यानी माइनस का 3, यानी माइनस का 3 निकाल लेंगे। तो 10 और प्लस 29 दिया माइनस 87 होगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 87 में से 10 जाएगा तो माइनस 77। ऑप्शन है माइनस 77। 27 का क्वेश्चन देखिए। समानांतर श्रेणी दिया है और फिर 11वां पद बोल रहा है, तो 11वां पद निकालने का क्या मतलब हुआ कि a प्लस 10d। अरे नहीं होगा, होगा कि नहीं? 27 नंबर क्वेश्चन का a प्लस 10d नहीं होगा, तो a हमारा माइनस 3 है और 10 गुने और d क्या है? तो माइनस 1/2 में से माइनस 3 कीजिए तो प्लस में आ जाएगा, यानी 3 में से आधा गया तो 2.5 यानी 5/2, यानी 5/2 से गुना कर दीजिए। 2 पंचे 10, 25 माइनस 3 22। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 28 क्वेश्चन कहता है कि सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं? तो सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। जब समरूपता और होता है सर्वांग समता। जब सर्वांग सम और समरूप पढ़ेंगे तब पता चलेगा समरूप किसे कहते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जानिए कि जब भी कोई दो आकृति, एक ही आकृति दो हो तो वो हमेशा क्या होती है? समरूप होती है। समरूप होती है। क्या होती है? समरूप। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 29 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज अगर संगत भुजाएं समान अनुपात में हो और कोण भी क्या हो? बराबर हो, तो वो क्या होती है? समरूप होती है। क्या होती है? समरूप। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है 3 अलग अलग पॉइंट दिया है, x1 y1, ठीक है। दूसरा दिया है x2 y2
और तीसरा दिया है x3 y3, ठीक है ना। ये क्या है, त्रिभुज के तीन पॉइंट है। त्रिभुज तीन रेखाओं से घिर के बनती है ना, अरे त्रिभुज तीन रेखाओं से घिर के बनती है ना, और इस पॉइंट को A, पॉइंट को B और पॉइंट को C, और इस तीनों पॉइंट को क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, त्रिभुज के शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष। तो इसी में एक का मान दिया है x1 y1 x2 y2, और ये इसका जो ये हमारा क्या होता है, केंद्रक होता है। त्रिभुज का क्या होता है, केंद्रक। और इस केंद्रक का अगर हमको कोऑर्डिनेट पता करना हो, नियामक पता करना हो, तो x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3। देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना।